नमस्कार। हम आरबीएससी सिलेबस कक्षा 9 की हिंदी की बुक कृतिका पढ़ रहे हैं और आज का हमारा पाठ है 5। किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया। इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। एक ऐसी बात, एक ऐसा जुमला मुझसे कह दिया गया था कि मैं जिस हालत में था उसी हालत में, और जो कुछ 5-7 रुपये मेरे पास थे उन्हीं को लेकर दिल्ली के लिए पहली ही बस जो मुझे मिलती थी चुपचाप उसी पर चढ़ा और चल दिया। तय कर लिया कि हाँ, अब मुझे जो भी काम करना है करना शुरू कर देना चाहिए। दिल में दिमाग में यही समाया हुआ था कि वह काम पेंटिंग है, इसी की शिक्षा अब मुझे लेनी है और फ़ौरन। वकील आर्ट स्कूल का नाम भर मैंने सुन रखा था, दिल्ली में कहाँ है यह पता न था। खैर, किस्सा मुख्तसर कि मेरा इम्तिहान लेकर और मेरा शौक़ देखकर मुझे बिला फीस के भर्ती कर लिया गया। मैंने 2-3 जगहों के बाद करोल बाग में लंबे सड़क एक कमरा लिया और रोज़ाना वहाँ से कनॉट प्लेस को सुबह की क्लास में पहुँचने लगा। रास्ते में कभी कभी चलते चलते ड्राइंग भी बनाता और कभी कभी या साथ साथ कविताएं भी लिखता। इसका जरा भी ख्याल या बहमो गुमान न था कि ये कविताएं कभी प्रकाशित होंगी, बस मन की मौज या तरंग या कोई टीस सी थी। चुनांचे अंग्रेज़ी में जैसा भी कुछ और उर्दू में गज़ल के शेर लिखता और हर चीज़ और हर चेहरे को बगौर देखता कि उसमें अपनी ड्राइंग के लिए क्या तत्व खोज सकता हूँ या पा सकता हूँ या पा सकूँगा। आँखें थक जाती थी, बहुत थक जाती थी, मगर उस खोज का हर चीज़ और चेहरे और दृश्य या स्थिति और गति का अपना विशिष्ट आकर्षण कम न होता था। बस आँखों की ही मजबूरी थी। कभी कभी तेज बहादुर मेरे भाई कुछ रुपए भेज देते थे या साइन बोर्ड पेंट करके कुछ सहारा कर लेता था। मेरे साथ एक पत्रकार महोदय भी आकर रहने लगे थे। महाराष्ट्री बेकार थे, 30-40 के बीच में। वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों का कभी कभी जिक्र करते। इलाहाबाद माई वीकनेस। अंदर से मेरा हृदय बहुत उद्विग्न रहता। यद्यपि अपने को दृश्यों और चित्रों में खो देने की मुझ में शक्ति थी, मगर अंदर से दुखी था। पत्नी का देहांत टीबी से हो चुका था। दिल्ली की सड़कों पर अकेला, एकदम अकेला, और बस घूमता घूमता कविताएं घसीटता या स्केच और अपनी खोली में आकर अपना अकेलापन खोकर बोर होता। मेरे कवि मित्र और बीए के सहपाठी नरेंद्र शर्मा एमए कर चुके थे और दिल्ली में एक बार उनसे मुलाकात भी हुई थी। पता नहीं वह कांग्रेस की राजनीति में संलग्न थे या कोई पत्रकारी वसीला खोज रहे थे। तभी एक बार बच्चन स्टूडियो में आए। क्लास खत्म हो चुकी थी। मैं जा चुका था। वह एक नोट छोड़ गए मेरे लिए। मुझे नहीं याद कि उसमें क्या लिखा था, मगर वह एक बहुत मुख्तसर सा एक अच्छा सा नोट था। मैंने कहीं बहुत गहराई से अपने को कृतज्ञ महसूस किया। मेरी बहुत ही बुरी आदत है पत्रों का जवाब न देना, चाहे सैकड़ों जवाब बाज पत्रों के मन ही मन लिख लिख कर हवा में सांस के साथ बिखराता रहूं कई दिनों तक। तो मेरे इस मौन की उपलब्धि, मेरी कृतज्ञता को व्यक्त करती हुई एक कविता उभरी, अंग्रेजी में अफसोस, एक सोनेट, वह भी एतुकांत मुक्त छंद में। उफ,
मगर उनको लिख लेने के बाद मैंने अपना जवाब उनको गोया भेज दिया। कई महीने निकल गए और घटना चक्र से मैं देहरादून आ गया। अपनी ससुराल की केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की दुकान पर कंपाउंड्री सीखने लगा। अच्छी खासी महारत मुझे टेढ़े मेढ़े अजूबा इबारत में लिखे नुस्खों को पढ़ सकने हो गई। उसी वर्ष गुरुवर श्री शारदा चरण जी उकील ने देहरादून में ही पेंटिंग क्लास खोल ली थी। मेरे सौभाग्य से यह मेरे देहरादून लौटने का बहाना था। वह बंद हो गई तो मैं अक्सर सोचता कि कविता और कला की दुनिया में जो अब तक मेरी एकांत दुनिया रही थी, किसी से उसे गरज नहीं और अब भी बहुत कुछ वैसी ही बात है। अब मैं कहाँ हूँ? मेरी आंतरिक दिलचस्पियों से किसी को दिलचस्पी नहीं थी और मैं मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकता था किसी से। अपने से बड़ों का, गुरुजनों का अदब लिहाज उनके सामने मुंह न खोलना शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था। अपनी बहुत ही आंतरिक एकांतिकता का मैं अभ्यासी तो हो गया था, मगर अंदर से बहुत खिन्न और दुखी था और परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा था। कर्तव्य जहाँ तक हो सकता था। ऐसे में न जाने क्यों एक दिन यूँ ही वही सोनेट मैंने बच्चन को पोस्ट कर दिया। बच्चन गर्मियों की छुट्टियों में सन 37 देहरादून आए। ब्रजमोहन गुप्त के यहाँ ठहरे। इत्तेफाक देखिए कि यही अब डॉक्टर ब्रजमोहन गुप्त मेरे भाई के मित्र और उनके पिताजी मेरे पिताजी के पड़ोसी और मित्र रह चुके थे देहरादून में ही। ब्रजमोहन के साथ बच्चन डिस्पेंसरी में आकर मुझसे मिले। एक दिन मेहमान भी रहे। वह बच्चन की शुरू की धूम का ज़माना था। प्रबल झंझावत साथी देहरादून के उसी साल की यादगार है। किसी जोर की आंधी आई थी। उफ, कितने बड़े बड़े पेड़ बिछे पड़े थे सड़कों पर। टीन की छतें उड़ गई थी और बच्चन उसी आंधी बारिश में एक गिरते हुए पेड़ के नीचे आ जाने से बाल बाल बचे थे। हम सबका सौभाग्य। आज मैं स्पष्ट देख रहा हूँ जो तूफान उनके मन और मस्तिष्क की दुनिया में गुजर रहा था वह इससे भी कहीं प्रबल था। पत्नी वियोग हाल ही में हुआ था और कैसी पत्नी का वियोग जो इस मस्त नृत्य करते शिव की उमा थी। आत्मा से अर्धांगिनी निम्न मध्य वर्ग के सन 30 के भावुक आदर्शों और उत्साहों और संघर्षों की युवा संगिनी। मैं कल्पना ही कर सकता हूँ कि वह कवि के लिए क्या कुछ न रही होगी। एक निश्चल कवि जिसके आर पार आप देख सकते हैं बात का धनी, वाणी का धनी, हृदय मक्खन, संकल्प फौलाद, ऐसे व्यक्ति की साथी। एक और बरखा की याद आ गई। इस देहरादून की सी नहीं मगर भरी बरसात की झमाझम बरखा इलाहाबाद की। गाड़ी पर पहुंचना था। रात का वक्त। मेजबान इसरार कर रहे हैं, भाई इस वक्त कुली न तांगा कैसे जाओगे, सुबह तक रुक जाओ। मगर नहीं, बच्चन ने बिस्तर कंधे पर रखा और स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। जहां पहुंचना था वक्त पर पहुंचे। इलाहाबाद मुझे बच्चन ही खींचकर ला सकते थे। कोई इस संभावना की कल्पना भी नहीं कर सकता था, मैं स्वयं भी नहीं। और उस पर मैं बच्चन को तब जानता भी कितना था बराए नाम। मगर उस परिचय के जितने भी क्षण थे सटीक थे वो मात्र क्षण ही। आजकल की तरह ही मैं बहुत कम कहीं आता जाता या किसी से मिलता जुलता था। मुझे इसकी कभी कोई ज़रूरत सी न महसूस हुई। शायद ऐसा वहम मुझे था
जो वहम ही था कि मेरी निजी एकांत की दुनिया में मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं है, और क्यों हो। खैर, ये 36, 37, 37, 38 साल के थे। जी हाँ, तो बच्चन ने मुझसे कहा, तुम यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, चलो इलाहाबाद और एमए करो, इत्यादि। और हमारी दुकान पर बैठने वाले देहरादून के प्रसिद्ध डॉक्टर मुझसे कह रहे थे, तुम इलाहाबाद जाएगा तो मर जाएगा। मगर मैं तो देख चुका था कि फेफड़े के मरीजों के लिए, गरीब गुरबा के लिए वह क्या नुस्खा लिखते थे। कैल्शियम लैक्टेट 3 टाइम्स अ डे। कैल्शियम लैक्टेट उन दिनों 2 आने में 1 आउंस आता था। मैं अपने दिल में बेफिक्र था। इलाहाबाद आया तो बच्चन ने क्या किया। बच्चन के पिता मेरे लोकल गार्जियन के खाने में दर्ज हुए। उन्होंने उर्दू फ़ारसी की सूफ़ी नज़्मों का एक संग्रह बड़े स्नेह से मुझे दिया था। वह आशीर्वाद अरसे तक मेरे साथ रहा और एक अर्थ में अब भी है। और बच्चन ने एमए प्रीवियस और फाइनल के दोनों सालों का जिम्मा लिया और कहा, देखो, जब भी तुम इस काबिल हो जाओ, यानी तुम्हारी नौकरी लग जाए, तो वापस कर देना, चिंता मत करो। न इस काबिल हुआ और न मैंने चिंता की। बच्चन का प्लान यह था कि मैं किसी तरह एक काम का आदमी बन जाऊं। उनके स्वयं अंग्रेज़ी में फाइलन करने ले 10 साल की मास्टरी के बाद और बीटी कर लेने के साथ साथ मैं भी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर फारिग हो जाऊं, ताकि कहीं पैर जमा कर खड़ा हो सकूं। सो कहाँ होना था। कहीं ना कहीं यह बात पिताजी की सरकारी नौकरी को देखकर मेरे दिल में बैठ गई थी कि नौकरी नहीं करनी है। मैंने कभी कोई तर्क वितर्क अपने आप से नहीं किया। मेरा ख्याल है, और अब मैं साफ साफ देखता हूँ और कह सकता हूँ कि बस घोंचूपने की हद थी और पलायन। हिंदू बोर्डिंग हाउस के कॉमन रूम में एक सीट मुझे फ्री मिल गई थी और पंत जी की सहज कृपा से मैं कभी नहीं भूलूंगा इंडियन प्रेस से अनुवाद का काम। अगर सचमुच कोई बात मेरी समझ में आती थी तो वह एक यही कि अब मुझे हिंदी कविता गंभीरता से लिखनी है, जिससे कि मेरा रब्त बिल्कुल छूट चुका था। भाषा और उसका शिल्प लगभग अजनबी से हो चले थे। आखिर हिंदी फर्स्ट फॉर्म तो मेरी कभी नहीं रही थी और घर में खालिस उर्दू के ही वातावरण में पला था। बीए में भी उर्दू ही एक विषय लिया था। गज़ल मेरी भावुकता और आंतरिक अभावों का अपने तौर पर भली बुरी एक मौन साथी थी। जैसी भी कुछ थी, अपनी थी। शायद विषयांतर हो रहा था, मगर बच्चन मेरे जिस साहित्यिक मोड़ मेरे हिंदी के पुनर्संस्कार के प्रमुख कारण बने, मैं उसको यहाँ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक बार पहले भी सन 33 में प्रीवियस का इम्तिहान दिए बिना ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुका था, मगर तब तक कुछ रचनाएं सरस्वती और चांद में छप चुकी थी और बच्चन ने अभ्युदय में प्रकाशित मेरे एक सोनेट को पसंद किया था और कहा था कि वास्तव में यह खालिस सोनेट है। यद्यपि मुझे उनसे मतभेद है। बहरहाल, तो सन 37 में भाषा यानी हिंदी मुझसे छूट सी चुकी थी। अभिव्यक्ति का माध्यम मात्र और सदैव एकांततः अपने लिए या तो अंग्रेजी था, अफसोस, या उर्दू गज़ल। हाँ, आज एक बात के लिए मैं अपने पछाई सीधे साधे जाट परिवार और अपने बचपन के युग को धन्यवाद देता हूँ कि किसी भाषा को लेकर
कभी कोई दीवार मेरे चारों तरफ खड़ी न हो सकी जो मेरे हृदय या मस्तिष्क को घेर लेती। अफ़सोस इतना ही है कि मैं जमकर कोई साधना भाषा या शिल्प की नहीं कर सका। हिंदी ने क्यों मुझे उस समय अपनी ओर खींचा, इसका स्पष्ट कारण तो मेरी चेतना में निराला और पंत थे। उनसे प्राप्त संस्कार और इलाहाबाद प्रवास और इलाहाबाद के हिंदी साहित्यिक वातावरण में मित्रों से मिलने वाला प्रोत्साहन और हिंदी आज भी अपनी ओर खींचती है। बावजूद कम से कम मुझ जैसों को दुखी और विरक्त करने वाले अपने संकीर्ण सांप्रदायिक वातावरण के। बच्चन इस वातावरण को आज मर्दानावार झेल ही नहीं रहे हैं। अपनी कविता में उच्च घोष से बार बार बता भी रहे हैं कि यह वातावरण किसी भी जाति के सांस्कृतिक इतिहास में कैसी हीन संकुचित मनः स्थिति का द्योतक होता है। मगर सन 37 में मेरा हाल यह था जैसे मैं फिर से तैरना सीख रहा हूँ। 3 सालों में बहुत कुछ भुला चुकने के बाद मेरी अंतश्चेतना का यही स्वर था कि बच्चन शायद मुझे इसलिए इलाहाबाद लाए हैं। वह मैदान में उतर चुके हैं, बस जरा आर्थिक रूप से निश्चित हो जाने की देर है। बहुत से बहुत 1 साल और मुझे भी मैदान में उतरना है अपने तौर पर। मुझे भी कमर कस लेनी है। यही भाव मात्र मेरे मन में स्पष्ट था और मुख्य और कोई भाव नहीं। मुझे याद है कि बच्चन ने एक नए स्टेंजा का प्रकार मुझे बताया था। 14 पंक्तियाँ, सोनेट नहीं या तुकों का प्रभावकारी विन्यास, बीच बीच की अनेक पंक्तियाँ तुकांत मुझे बहुत आकर्षक लगा था। वह प्रकार मैंने तबीयत पर जोर डालकर उसी प्रकार में एक रचना की थी। बच्चन को नहीं मालूम किसी को भी नहीं, क्योंकि कभी छपी नहीं। बच्चन के लिए तो वह कविता का एक बंद था, मेरे लिए एक बंद पूरी कविता हो गई। मगर मैंने जो लिखा वस्तुतः सोनेट से अलग रूप न ले सका। बच्चन ने तब तक उस अपने नवीन फॉर्म में कोई कविता न रची थी। खैर, बच्चन के निशा निमंत्रण की कविताओं के रूप प्रकार ने भी मुझे आकृष्ट किया। मैंने कुछ कविताएं उस प्रकार में लिखने की कोशिश की, मगर मुझे बहुत मुश्किल जान पड़ा। 9 पंक्तियाँ, 3 स्टेंजा, प्राय सभी कभी उस छंद में लिख रहे थे, मुझसे नहीं चला। अगरचे कुछ पंक्तियाँ इस अभ्यास में शायद बुरी नहीं उतरी। निशा निमंत्रण के कवि के प्रति मेरी एक कविता, जिस पर पंत जी के कुछ संशोधन भी हैं, रूपाभ काल में किए हुए, मेरे पास आज भी अप्रकाशित सुरक्षित है। उसका भी बच्चन को पता नहीं। मैं अपने कोर्स की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, इससे बच्चन को क्षोभ था। अतः मेरे मन में भी एक स्थायी संकोच। खैर, 2 साल पूरे करके आखिर फाइनल का इम्तिहान मैंने फिर भी नहीं दिया। बच्चन के कवि सम्मेलन में भी मैं उसी साल गया था, शायद गोरखपुर। मैंने देखा कि कविता में मेरा नया अभ्यास निरर्थक नहीं गया। सरस्वती में छपी एक कविता ने निराला जी का ध्यान आकृष्ट किया। कुछ निबंध भी मैंने लिखे। रूपाभ ऑफिस में प्रारंभिक प्रशिक्षण लेकर मैं बनारस हंस कार्यालय की कहानी में चला गया। निश्चय ही हिंदी के साहित्यिक प्रांगण में बच्चन मुझे घसीट लाए थे। आज मैं स्पष्ट देखता हूँ कि मेरे जीवन के इस भरपूर और कैसे आकस्मिक मोड़ के पीछे बच्चन की वह मौन सजग प्रतिभा रही है, जो दूसरों को नया प्रातिभ जीवन देने की नैसर्गिक क्षमता रखती है। बच्चन से मैं हमेशा ही प्राय दूर ही दूर रहता आया हूँ, यद्यपि दूर और नज़दीक की मेरी अपनी परिभाषा है।
और जिनके मैं अक्सर बहुत नज़दीक रहता आया, क्या उनसे बहुत दूर नहीं रहा। बहुत सी अनुपस्थिति चीज़ें मेरे लिए उपस्थित ही के समान है और उपस्थित अनुपस्थित के, और मैं बहुत नज़दीक आने, बहुत मिलने जुलने, चिट्ठी पत्री आदि में विश्वास नहीं करता। बच्चन इसलिए मेरे काफ़ी करीब रहे हैं, मगर बेसिकली उसी तरह जैसे एक कवि अपनी रचना के माध्यम से अपने करीब रहता है, अपने साथ रहता है, जिससे हम कभी नहीं मिलते या मिल सकते, युगों का व्यवधान होने के कारण। ये युग एक ही जगह प्रस्तुत भी हो सकते हैं, अतः मिलने या ना मिलने का कोई अर्थ नहीं बैठता। इसी तरह बच्चन अपने व्यक्तित्व में, जिसे कुल मिलाकर मैं उनकी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविता से भी बड़ा आंकता हूँ, बहुतों की तरह मेरे भी नज़दीक हैं, और यह एक बिल्कुल सहज और सामान्य और स्वाभाविक ही बात है। इसका सहज, स्वाभाविक और सामान्य होना मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वह मुझे अपनी जगह पर मुक्त भी रखता है। मेरा अनुमान है कि और भी सैकड़ों व्यक्तियों को ऐसा ही अनुभव हुआ होगा। अनुमान ही क्यों, मुझको मालूम है कि हुआ है। मैं अपने इस अनुभव को विशिष्ट या विशेष नहीं मानता। वस्तुतः ऐसा कुछ विशिष्ट या विशेष दुनिया में नहीं हुआ करता। बच्चन जैसे लोग भी दुनिया में हुआ करते हैं और वह हमेशा ही ऐसे होते हैं। असाधारण कहकर मैं उनकी मर्यादा कम नहीं करना चाहता, मगर यह साधारण और सहज प्राय दुष्प्राप्य भी है। बात अजब है, मगर सच है। प्रश्न अभ्यास। और इसी के साथ ही हमारा ये पाठ पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।